हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आपका ग्रुप सी या डी कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि सारे ही एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि सर्कल में गिवन है हमारे पास जो जैसे ये बॉक्स सॉल्व किया होता है कि जैसे इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए 82, 124, 68 या 100, क्योंकि यहाँ पर इनको सॉल्व करके ये जैसे 144 बन रहा है, तो यहाँ पर 8 और 2 10 ये मैट्रिक्स लग रही है, क्योंकि 7 और 5 12, 12 12 144, क्योंकि इसका वर्ग हो गया है। 4 और 3 7 ये 49 हो गया है। 5 और 1 6 36 और 8 और 2 10 यानी 100। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसको ये बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन पे भी सॉल्व हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी को पूर्ण करें। तो यहाँ पर जो श्रेणी गिवन है जैसे ए, तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से ये चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए ए, क्योंकि ए सब में गिवन है, आप चाहे तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। ए और इसके बाद देखते हैं बी, क्योंकि जो श्रेणी बी से स्टार्ट होगी, क्योंकि ए अगर देखते हैं इसको यानी ए बी ए, यानी आप इसको लिख कर देख लीजिए जैसे कोई भी जैसे ए बी। यहाँ पर ए का फॉर्मेट आप पकड़ लीजिए, तो इसमें आप फिल करके देखिए ये फर्स्ट वर्ड, क्योंकि ये ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर ये कोई फॉर्मेट नहीं रहता है। सेकंड आता है ए, अगर यहाँ पर हम फिल करें तो बी, देन ए क्योंकि ये जैसे ए बी हो गया है, देन ए ये फर्स्ट वर्ड, क्योंकि यहाँ पर फिल करके देख लीजिए, क्योंकि फिल करके ही इसको कंप्लीट करना होगा। ए, देन बी ए, यहाँ पर आप इसको अगर इसमें आप उलझते हैं, क्योंकि इसमें उलझन एग्ज़ाम के टाइम में इस तरह के क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हमने ये फॉलो किया है ये वाला ए बी, तो इसका फॉर्मेट आप किसी तरह से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डैश लगा कर सकते हैं जैसे ए बी। तो सेकंड जैसे बन रहा है बी ए, देन एक अदर बी, यानी जो आपने ऑप्शंस में से उठाया है आप उसको ऐसे अंडरलाइन करते चलिए, तो ताकि आप समझ पाएँ। बी, क्योंकि ट्रिपल बी हम यहाँ पर आ गए हैं। बी हो गया, देन ए, ये थर्ड वाला ए वाला, देन बी के बाद ये ए, फिर हो गया है आपका ट्रिपल ए और देन बी। तो अब आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे चल रहा है। ए बी ए बी ए, यानी ए डबल ही है। तो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन राइट रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसको ध्यान से, अगर आपको लगता है कि इस पे टाइम ज़्यादा लगता है तो इसको बाद में सॉल्व करें इस तरह के, क्योंकि जो आपको मेन पहले आते हैं आप वही पहले कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो समय है जो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है इसमें श्रेणी जो सीरीज दी गई है इसमें गलत संख्या देखनी है। तो मेनली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, तो या तो उसमें जैसे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाती है। 9 19 37 75 149 297, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर का रूल है। तो इसको देख लेते हैं कि 9 के बाद 19, जैसे 9 दूनी 18 और 1 19 दूना 38,
क्योंकि 19 दूना 38, इसमें से 1 माइनस किया है, चलो कैसे भी ये चल सकती है। 37, देन 2 वाली सीरीज़ है, 37 दूना 2 ते 14, 2 3 6 1 7, 37 दूना 74 और 1 यानी 75। सेम यहाँ पे ये राइट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाला है तो ये माइनस वाला हो जाएगा। तो 75 दूना 2 पंजे 10, आई मीन 2 5 10, तो 14 1 15, 150 माइनस 1, तो यहाँ तक ये बिल्कुल राइट है। यही सेम सीरीज़ है यहाँ पर 149, देन प्लस वाला 2 में 58, 2 चौके 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, तो इसमें यहाँ पर ये प्लस वाला है, सो राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए था, तो बिल्कुल लास्ट में दी है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। सो कई बार क्या होता है कि तो सारी सही है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में जाकर ये बिल्कुल सही हुए हैं। नेक्स्ट है ए और बी सी तीन कुल यानी इतना धन कमाते हैं, इनके पास इतना पैसा है और ये इसे इस रेशियो यानी 2:1 और 3:2 में कमाते हैं। तो बी की कमाई क्या है? तो जब भी रेशो वाले जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर पहले इसका रेशो निकाल लीजिए, A/B यानी इनका रहेगा 2:1। देन फिर इसके बाद है बी और सी का, बी और सी ये कमाते हैं 3:2। तो अब आपने इनका जैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 6:3:2। पहले अनुपात वाला पोर्शन सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद ही काफ़ी इजी रहता है। इसको क्या करना है, आपने ऐड कर लेना है, यानी 6 3 और 2 11 हो जाएगा। तो हमें किसका निकालना है, बी का। तो बी का हिस्सा क्या है, क्योंकि बी का है 3, तो जिसका हिस्सा निकालना होता है वो ऊपर, बाकी 11 क्योंकि पहले ही हमने वो कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल आपको जो राशि गिवन होती है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कुछ राशि ओ और को 5 वर्ष 4 महीने तक, यानी कोई राशि ओ यानी ए एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं, 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया, तो वह राशि 348 रुपये हो जाती है। तो ओ का मान क्या होगा, यानी यहाँ पर जो मेन जो धन है, तो अगर आप इसमें उलझते तो आप इसको बिल्कुल जो साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला है, यानी मूलधन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, गुना दर गुना समय बटे 100, इस तरह बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मूल राशि है, तो हमारे पास यहाँ पर दिस इज 2, ये 2 है, मिसप्रिंट है। सो यहाँ पर जो मूल राशि है यानी 248 माइनस ओ, क्योंकि ओ यहाँ पर कुछ राशि माना गया है। सो देन इज इक्वल टू, यहाँ पर मूलधन हम क्यों मान लेते हैं कि जैसे मान लो मूलधन जैसे हम 100 रुपये या फिर कुछ इस तरह, तो यहाँ हो जाएगा क्यों मूलधन, दर कितनी है 4.5 और समय देख लीजिए 5 वर्ष और 4 महीने। तो ये नहीं है कि एकदम से ये फिल करना है, महीने भी ऐड करने हैं, यानी इसमें क्या होगा 5 तो आएगा ही, 4 महीने यानी ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, यानी 5 से 4 बटे 12 बटे में 100। तो फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर ये इसी स्टेटमेंट से सॉल्व होगा ये। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए। तो ये इसी तरह आपने स्टेटमेंट बनाना है। नेक्स्ट है देन, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से
विद्यालय पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 10 मिनट पहले पहुंचता। तो इस तरह के जब भी क्योंकि इसमें डिस्टेंस बताना है, इस तरह के जब भी हम जो जैसे क्वेश्चन करते हैं वो ट्रिक से होते हैं। तो अब यहाँ पर वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर क्या है कि चलो हम मान लेते हैं कि विद्यालय से घर की दूरी जो है वो x है मेनली, अगर आपको ट्रिक नहीं याद है। तो इसमें क्या है कि पहले तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर विद्यालय पहुंचता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी दैट इज़ यानी x ओवर यानी स्पीड है ये, देन 5/60। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अगर 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले यानी प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह स्टेटमेंट आपने इसकी बनानी है। तो इसमें इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट एवरेज वाला, जैसे 20 परिणामों का औसत 18, देन जिसमें से प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17 है। तो बीच के 2 परिणामों का यानी जो टोटल है यानी टोटल 20 गुणा 18, क्योंकि औसत एवरेज जो होता है मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बीच के 2 परिणामों का औसत क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे पहले 9, तो पहले 9 यानी 9 गुणा 14 और अंतिम 9, ठीक है, और ऐड हो जाएंगे सारे। तो अंतिम 9 क्या होंगे, 9 गुणा 17। एवरेज में इसी तरह सॉल्व होता है। देन इसमें पूछा गया है कि बीच के 2, तो हम बीच के 2 x मान लेते हैं कोई भी जैसे, और ओवर 20, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है दैट इज़ 20 और इज इक्वल टू 18, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। देन आवर आंसर इज 40.5। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। इनमें से जो प्रथम अंतिम ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में मोस्टली देखे जाते हैं। हेमचंद्र, मोहन सिंह मंडार, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद्र, जो हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है। लाला मुरलीधर, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, राधा कृष्णन वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट में सिक्किम को TH, तो इसमें देख लीजिए कि सीरीज कैसे चल रही है। सिक्किम को ये लिखा जाता तो ट्रेनिंग को, तो सबसे पहले आप सिक्किम का देख लीजिए कि सिक्किम को कैसे लिखा गया है। TH L J और L, तो यहाँ पर ST HI देन JKL, यानी JK एक अप और एक डाउन। तो ये ट्रेनिंग भी सेम ऐसे ही रहेगा। सो इसको ऐसे लिख लीजिए TRAINING ट्रेनिंग। तो इसमें भी यही फॉर्मेट रहेगा जैसे T के बाद U, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल्ड। देन एक ऑप्शन नीचे से PQR, तो सेकंड होगा इसमें सारे क्यों, क्योंकि सब में गिवन है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आप कंपैरिजन करके करिए। देन AB ये भी सेम है सब में। देन GHI, तो H वाला तो ये इसमें J गिवन है। तो इस तरह भी, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इसको क्विक करना है। आप चेक कर सकते हैं N के बाद MNO, तो सेम यही रहेगा ये वाला।
HOF। नेक्स्ट है, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को कान, क्योंकि ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। आँख को हाथ, हाथ को मुंह, मुंह को कान और कान को नाक कहा जाए, यानी नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक्स हमें उसी से आंसर देना है, लेकिन जो इसमें पूछा गया है उसके हिसाब से देना है, अपनी जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करके। ऑप्शंस में गिवन है आँख, मुंह, नाक या कान। तो इसमें देख लीजिए किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? हम सुनते हैं कान के द्वारा, लेकिन इसमें कान को क्या कहा गया है? तो इसमें कान को नाक कहा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये नहीं कि नहीं हम तो नाक से सूंघते हैं, और लेकिन इसमें हम सुनते तो कान से हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये ACEG, यानी इसमें कुछ एक स्पेशल जो है रिलेशन होता है, जैसे ACEG। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। AC, इस तरह ये जल्दी सॉल्व होता है क्योंकि इसमें डिफरेंस हमें एकदम से पता चलता है। AD, F, H और J, तो इसमें डिफरेंस एकदम से पता चल जाता है। नेक्स्ट है, इसमें अगले ही आप ऐसे भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, QSU और W। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे A में ABC यानी 2 का डिफरेंस है, CDE इसमें भी 2 का डिफरेंस है, EFG इसमें भी 2, GHI तो इसमें 2, यानी ये तीसरे प्लेस पे आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, जैसे क्यू के बाद क्या आता है, QRST, तो T के 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। STUV, सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस तरह हमें क्विक एग्जाम में इनको सॉल्व करना है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, UVWX। सो नेक्स्ट है, बेमेल शब्द चुने। ये भी इसी फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बताना है कि किसमें क्या डिफरेंस रहेगा। सो ALMZ, तो इसमें देख लीजिए ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। B, तो आप क्योंकि इसकी इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी ट्रिक्स चलती हैं। A, B, C और D, जैसे ये हो गया AZ, BY, XYZ, तो आप इसको चाहे ऐसे लिख भी सकते हैं, XYZ। देन इसमें इनमें से जो बिल्कुल अलग है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें डी चौथा अक्षर है, यहाँ पर W होना चाहिए था, यानी सेम फॉर्मेट में, तो अलग ही इसमें बेमेल है, जो ऑड वन आउट है वो चुनना है। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें जो स्क्वायर है वो देखना है। सो 18, 19, 20 या 25, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें 25 है। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको ट्रिक, वैसे तो ये क्वेश्चन ट्रिक से निकलता है, अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो इसको हम फटाफट काउंट भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बड़े वाला, देन ये, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मेट दिखा दूँ। जैसे सबसे पहले ये बड़ा वर्ग है, फिर इसके बीच वाला, यानी पहले 1, 2, 3, 4 हो गया, यानी 5, और 5 × 5 25, क्योंकि इसी के बीच में बने हुए हैं। देन ये वाला, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देन इसमें हो गया, देन 19,
देन ये वाला 20, 21, 22, 23, 24, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी उलझन होती है तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विकल्पों में उसे चुने जिसमें चित्र x को अंतर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि विकल्पों में से उसे चुने जिसमें चित्र x को अंतर स्थापित, यानी यहाँ पर ये गिवन है तो इसमें कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस ए बी, यानी ये वाली जो जैसे इसमें दिया गया है स्क्वायर कि ये किस वाले में हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। यानी ये सेम फॉर्मेट इसी तरह बनना चाहिए कि किस वाले आपके डायग्राम में हो सकता है। तो ये इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल मिस है, ये वाला। तो देन इसमें देखते हैं, यहाँ पर सेम ये रहेगा, देन ये और ये वाला, देन ये इसमें है। देन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, और किसी में भी ये एंगल नहीं है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक पासा को 4 बार लुढ़काने पर विभिन्न स्थितियां आती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यानी 4 यहाँ पर जो कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे 1 ये दे रखी हैं, 6 3 2 6 4 2, देन यहाँ पर फिर 6 के विपरीत पार्श्व पर कौन सी संख्या होगी, कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस गिवन हैं। तो यहाँ पर 6 5 4 कि यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इसमें रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें रहेगा ऑप्शन, कौन सी संख्या होगी, 1 2 3 या 4। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि 6 के विपरीत यहाँ पर जो संख्या रहेगी दैट इज ऑप्शन ये, यहाँ पर ए में 1 रहेगी। नेक्स्ट है, 1983 में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण किसने जीता था? भजनलाल, नवाब पटौदी, चांदराम या सूरदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांदराम। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखी है स्टेटमेंट कि x इज इक्वल टू 1/2, तो x ओवर 1 + 2। तो इसमें क्या है कि जो आपने x ओवर 1 यानी x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है ऐसे, इन जैसे x है तो यानी x के प्लेस पे आपने करना है 1/2 यानी 1/2 + 1 ओवर 1 + 2। तो आगे आपने इसको सॉल्व करना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें HCF यानी महत्व समापवर्तक क्या होगा। सो यहाँ पर एक संख्या मिस है, यानी 544 भी इसमें दिया गया है। तो मेनली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि 44, 3, 8, 5 और 6। तो जब भी हम HCF निकालते हैं तो सबसे पहले जैसे 544 का ये सॉल्व करना होता है इस प्रकार, 544 को 608 से। तो इसको आपने जैसे सॉल्व करना है, ये 1 पे जाएगा, सिंगल 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6, देन अगेन
ये अंदर 544, सो 544 यानी 6 कितने पे जाएगा, 6 8 6 8 यस 8 पे जाएगा क्योंकि 9 ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। सो ये आ जाएगा 512। देन 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 1 गया 3 यानी 32 और 64 है यानी 32 दूना 64। जहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है देन इन दोनों को यानी 544 और 608 का रहेगा 32। तो 32 हमारे पास सारे ऑप्शंस में है। सो देन नेक्स्ट, क्योंकि टाइम सेविंग के हिसाब से हमें एक्यूरेट आंसर पर पहुंचना है, देन अगर आपको जैसे 1 या 2 क्वेश्चन में मिल जाता है ऑप्शन, तो तब आप जाइए 638 को 783 से, तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसका आ जाएगा 29। ठीक है, तो ये सेम इसी सीरीज में आपको सॉल्व करना है। सो 29 के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 32 29 17, 32 17 29 17, ये सेम ही हैं दोनों ऑप्शंस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि सेम ही है 32 29, आप इनमें से कोई भी मार्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न में डालने के लिए दिया गया है, इनमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि, यानी जो टोटल राशि जो है यहाँ पर 33 रुपये है। वे अपनी मजदूरी का 80%, 85%, 75 यानी 75% खर्च कर देते हैं। फिर देन उनकी जो सेविंग्स है, बचत है, उसका अनुपात 7:6:9 है। तो उनकी अपनी मजदूरी क्या है? सो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि मेल इनकी तो ये तो टोटल गिवन है, तो इनकी जो बचत है वो देख लेते हैं। ये अनुपात से निकलेगा, यानी बचत का जो अनुपात है 7:6:9 है। तो फिर बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या निकालना है, इसको x y z आप मान लीजिए, ए बी सी जो भी मानते हैं। सो देन x का 80% खर्च कर दिया तो x के पास बचा 20, तो यानी x का 20%। देन y ने 85% खर्च कर दिया, y का 15 रह गया, तो y का 15%। देन इसने z ने 75% खर्च कर दिया, तो इसका रह जाएगा 25, तो z का 25%। सो ये हो जाएगा यानी थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं ताकि इजी रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा x का 120/100 रेशो y गुना 15/100। देन x दिस इज z का 25%/100 इज इक्वल टू 7:6:9। तो ये आपने सॉल्व करना है। दिस इज़ द स्टेटमेंट और राइट आंसर जो रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी। बस मेन मैथ में क्या होता है कि मेनली आपको ये स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। देन 570 रुपये में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है और उस व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए कितने में सूटकेस बेचना होगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। 630, 650, 580, 620। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तो हम मान लीजिए कि कितने में सूटकेस बेचना होगा, कि जो इसका जो क्रय मूल्य है यानी हानि हो गई है इसको 570 में बेचने पर 5% की हानि। तो मान लीजिए इसका सीपी जो रहेगा वो मान लेते हैं हम x, यानी x% यानी हानि, क्योंकि हानि कह रहा है। देन अब इसमें जो फॉर्मूला पुट करेंगे यानी सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब हानि निकालते हैं बटे में सीपी गुना 100। सो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी अब 5% लाभ कमाना है, यानी 5
बराबर हो जाएगा x माइनस 570 ओवर x और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी देन इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा 95x हो जाएगा इज इक्वल टू 570 गुना में 100। आगे अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 630 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल रहे हैं। देन परीक्षा में बैठने वालों की कुल जो संख्या थी वो 600 थी और उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये बताना है कि उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत यानी परसेंटेज बताना है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। सो ये वेन डायग्राम के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि जो अनुत्तीर्ण रहे हैं रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी और अंग्रेजी। तो ये देख लीजिए, ये रसायन का है, ये इलेक्ट्रॉनिकी का है और ये अंग्रेजी का। बारह 12.5 इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसको आप एकदम जैसे यहाँ पर दे रखा है रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी और अंग्रेजी। तो ये देख लीजिए जो अंग्रेजी में पास हैं 27, 65, 90। तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल होने हुए, यानी दोनों विषयों में देख लीजिए जो 15 हैं ये भी तो 2 में हैं और जो 10 हैं ये भी 2 में। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए 12.5, क्योंकि 2 का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में अंतिम कार्य अनडू, यानी हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे अनडू करने के लिए डैश की प्रेस की जाती है, कंट्रोल R, S, Z या N। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Z। यानी MS वर्ड में जो अंतिम कार्य जिसे अनडू करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस Z, जो कीवर्ड होता है वो शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है, और इसके विपरीत अंतिम जो कार्य है उसको रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Y का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, क्योंकि एकदम से जैसे सीता जो नाम है हम एकदम से एक देवी टिक कर देते हैं, लेकिन पूछा आपसे गया है कि मौर्य काल। सो इसकी डिटेल देख लीजिए कि मौर्य काल में जो राजकीय भूमि थी उसकी व्यवस्था यानी करने वाला प्रथम अधिकारी सीताध्यक्ष था। ठीक है, जो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राजकीय भूमि की जो सुरक्षा करता था दैट इज़ व्यवस्था, वो सीताध्यक्ष, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था और इससे जो आय होती थी सीता कहलाती थी। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक या दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी BG तिलक। यानी दक्कन जो एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना थी श्री B चिपुनकर ने BG तिलक और MB जोशी के सहयोग से पुणे में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PSC, वित्त आयोग, नीति आयोग।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ है पहले भी। डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, या किसी में से भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड डाटा, यानी वो लाल लिस्ट में आ जाते हैं वैसे भी, जिससे कॉमन सेंस की बात है। यानी विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में संकट ग्रस्त सूची में जो हैं वो लाल पांडा, भालू, उदबिलाव, उड़न गिलहरी, सींग वाले गेंडे, जंगली गधे इत्यादि सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, भारत में सन 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से कहा जाता है कि इन फैक्ट्रियों से ही भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव जैसे डलती चली गई। गोवा, हुगली, आराकोट, या फिर सूरत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। यानी भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व यानी वर्ल्ड वाइड फेमस है? पूरी यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ पुरी, कटक, भुवनेश्वर या मथुरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को वार्षिक सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। नेक्स्ट है, पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो पिन जोन जो नंबर रहता है, जैसे जिन राज्यों और जो केंद्र और राज्य केंद्र प्रदेशों के अंदर आते हैं, जैसे दिल्ली हो गई, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, तो यानी जो राजस्थान, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, सो ये काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? ये पॉलिटी से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो ये जैसे सूचियां हैं संविधान में जो सम्मिलित की गई हैं, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची है एक, आई थिंक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई, डाक एवं तार सेवाएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि शामिल नहीं है। सो सबसे पहले जब भी जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था राष्ट्रीय आय से योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव का
वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल या फिर पेट्रोल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्कोहल। क्योंकि जिस द्रव का क्वथनांक जो होता है वो कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? धनायन, ऋणायन, समस्थानिक या फिर हिग्स बोसान? राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्थानिक। मीन्स एक ही तत्व के जो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। नेक्स्ट है समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं? समपरासारी, समस्थनिक, समाव्य या फिर समदाब या समभार? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समस्थानिक। यानी जो समान जो परमाणु क्रमांक वाले जो न्यूक्लिएट होते हैं उनको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट, उस यौगिक को चिन्ह कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध है, जैसे NH4C1, SO3, SO2 या फिर H2O। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें क्या है? इसमें अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Ci में जो अमोनियन आयन है यानी NH4 जो है और क्लोराइड यानी ये जो Ci है के बीच जो बना बंध आयनी होता है। ठीक है, यही पूछा गया ना कि आयनी सहसंयोजक। और जबकि अमोनिया आयन में जो नाइट्रोजन आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बना जो बंध होता है वो सहसंयोजक होता है, और इसके साथ इसमें उप सहसंयोजक आबंध भी उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 2/3, वर्गमूल 3/2 या फिर साइन 60 डिग्री या फिर साइन 45। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, √3/2। एक तार में 2 मिलीलीटर और सेकंड में 400 माइक्रोकूलॉम का आवेश गुजरता है। धारा का औसत मान होगा 2 एम्पायर, 0.2 एम्पियर, 4 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट है 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी 1 एम्पियर, 3, 4 एम्पियर या 4.75 एम्पियर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एम्पियर। नेक्स्ट है 1 लीटर पात्र में अभिक्रिया 2H2S और G2H2G प्लस H2G का साम्य मिश्रण 0.5 मोल यानी H2S 0.10 मोल, H2 0.4 मोल H2 था। ठीक है, तब साम्य स्थिरांक के का C का मान मोल लीटर -1 में होगा यानी 0.008, 0.004, 0.160, 0.016। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 0.16।
नेक्स्ट है, यहाँ पर एक अभिक्रिया गिवन है, CaCO3 CO2G चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होती है यदि इसका कारण है, इसका रीज़न पूछा गया है। CaCO3 की अपेक्षा CO अधिक स्थायी है, इसका उच्च ताप, या फिर CaO विघटित नहीं होता है, या फिर CO2 लगातार निकलती रहती है। तो इसमें जो रीज़न है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो चूना भट्टी में जो CO2 लगातार निकलती रहती है, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलती रहती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेस्ट्रॉस, या फिर साइबेरियाई सारस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। यानी पृथ्वी पर जो विशालकाय जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है और यह उड़ने में असमर्थ है लेकिन तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ये सबसे बड़ा पूछा गया था, सबसे छोटा कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, या फिर घरेलू गौरैया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुंजन पक्षी। क्योंकि सबसे छोटा जो होता है दैट इज़ गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड आपने सुना होगा। वर्तमान में जो 5 सेंटीमीटर आकार की जो बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। नेक्स्ट है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या केरल में? सो वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र में। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों के झुंड के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन साइमन। यानी जो कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि इतिहास में जो ये तारीखें होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, भारत में पहुंचा था। इसके अध्यक्ष जो भारत सचिव थे वो तो पैथिक लॉरेंस थे, और 2 सदस्य यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के बारे में विचार करना था, जिसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। भारतीय उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? सूत, ऊन, कृत्रिम रेशे, या फिर पटसन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूत। यानी जो कपड़ा उद्योग है भारत में, उसमें इस सूत का सबसे बड़ा यूज़ किया जाता है। उसके कच्चे माल के लिए सूत की ज़रूरत होती है, और भारत का वस्त्र उद्योग जो कि कपास पर आधारित है। एशिया, यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, या फिर होंग हो? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांगसी। यानी एशिया की जो सबसे लंबी नदी जो है उसको यांगसी या फिर यांगसी नदी कहा जाता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है 8,915, ठीक है, मील, यानी 6300 किलोमीटर। ये तो मील है, यानी 6300 किलोमीटर चलती है ये। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और जो प्रथम है वो नील और अमेजन नदी है। यानी प्रथम पे नील और द्वितीय जो स्थान है दूसरा वो अमेजन नदी का है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था?
1869, 1980, 1905 या फिर 1914। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1914। जैसे भी हिस्ट्री में जैसे हम ये डेट्स याद रखते हैं तो ये मीन्स आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री की डेट्स याद करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे पनामा नहर का निर्माण हुआ 1914 में, आप देख सकते हैं कि और क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे स्वतंत्रता का संग्राम है। तो इस तरह ये काफ़ी इजी हो जाता है कंपेयर करके याद करना। तो यहाँ पर क्या है, पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ, लेकिन इसका निर्माण कार्य कई बार पूछ लिया जाता है कि निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ था। 1881 में। तकनीकी समस्या के कारण नहर का जो निर्माण कार्य था वो रोकना पड़ा था। 1881 में फ्रांस ने पनामा नहर का कार्य शुरू किया, लेकिन अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग समस्या के कारण और वहाँ पर बीमारी भी फैल गई थी, तो इस कारण इस कार्य को रोकना पड़ा था। फिर 1904 में संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्य का दायित्व स्वयं संभाला और उसे पूरा करने में लगभग 1 दशक लग गया था। यह नहर आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1914 को तैयार हुई थी। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ का विष्णु मंदिर जिसका निर्माण 1125 ईस्वी यानी जो कंबोडिया है, कंबोज के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। वह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सो दिस इज रिपीटेड। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी जॉन साइमन, क्योंकि कैबिनेट जो मिशन था वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। तो नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है? 10वां, 7वां यानी वर्ल्ड का पूछा गया है, संसार का 8वां या फिर 9वां? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7th यानी 7वां। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह शासन जिसने हुणों को पराजित किया था, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? नासा, ISO, ISRO यानी इसरो या इनसेट? राइट आंसर है ऑप्शन सी इसरो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट है इंग्लिश का पोर्शन। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अनॉय, अनॉय मीन्स जैसे किसी को बात ना देखना यानी बॉदर ना करना। बॉदर, इफेक्टिव, स्ट्रेस या हेट्रेड? राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉदर, यानी किसी की बात को ना समझना, मतलब मूल्य तोल ना देना। नेक्स्ट है, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ए डिसीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ। ड्रॉन, फेस्टिडियस, इलीगल या फैटल? राइट आंसर है ऑप्शन डी फैटल। फैटल मीन्स जो जैसे दुर्भाग्यपूर्ण या फिर जिसमें डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, फैटल कहते हैं
चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इट्स वेरी इजी. ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, यानी वुमेन का सपोर्टर है जो, दैट इज लोक्वेशियस, सोफिस्ट, फेमिनिस्ट या इफेमिनेट. राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेमिनिस्ट. फॉर ब्लैंक स्पेस चूज, जो यहाँ पर ब्लैंक गिवन है, चूज द प्रॉपर आर्टिकल. सैन डिएगो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर. नो आर्टिकल, यानी ज़ीरो जो आर्टिकल है, द, एन और अ, यानी ए. राइट आंसर है ऑप्शन बी, द, क्योंकि स्पेशल यानी मैक्सिकन बॉर्डर स्पेशलिटी को दिखाता है, दैट इज़ कंट्री की. चूज द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड. फो मीन्स जो शत्रु होता है, एनिमी, फुल, फाउल या फ्रेंड, इसका अपोजिट रहेगा जो. दैट इज़ वेरी इजी. राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंड, यानी शत्रु और मित्र. नेक्स्ट है, choose one option that express the most appropriate meaning for the idioms out of 4 options. This is very very important of part English, क्योंकि idioms phrases जो है वो mostly हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं. At daggers drawn, यानी शत्रुता निभाना, to be puzzled, at friendship, at a real cause या enmity. राइट आंसर है ऑप्शन डी, एट एनमिटी. जैसे कह देते हैं कि पीठ पीछे खड्डा खोद देना या बुराइयां करना. नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. हर कंप्लेंट्स डैश हेडेक, ऑफ, अबाउट या फ्रॉम. राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑफ, यानी उसकी शिकायतों से मेरे सिर में दर्द हो गया. नेक्स्ट है हिंदी पोर्शन. किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्राजय, प्रभाव, ओढ़ना. सो काफ़ी ये भी कई बार बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं. राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओढ़ना, यानी इसमें प्र, अप और पर. नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नि उपसर्ग से नहीं बना है? निशाचर, निवास, निकेतन या निबंध. राइट आंसर है ऑप्शन ए, निशाचर. नेक्स्ट है, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? रसाल, नलिन, राजीव या उत्पल. राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसाल. रसाल किसको कहा जाता है? रसाल जो कहा जाता है वो आम को कहा जाता है. यह कमल का पर्यायवाची नहीं है. बाकी ये तीनों नलिन, राजीव और उत्पल ये कमल के पर्यायवाची हैं. नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए. कि मीन्स जिसमें विशेषता बताई जाए. राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, जैसे ऐसे बोल देते हैं. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल देख लीजिए. सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो है दोनों ही आधे आते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला शब्द भी. नेक्स्ट है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है नीरद, वर्षा, बादल या विद्युत. जो दामिनी कहा जाता है वो बिजली को कहा जाता है. राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत, यानी बिजली. नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, शीतलता, सच्चा या मिठास.
राइट आंसर है ऑप्शन सी सच्चा। यानी सच्चा जो शब्द है वो विशेषण है। नम्रता, शीतलता, मिठास ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे नम्रते से नम्रता, शीतल से शीतलता, मीठा से मिठास। निम्नलिखित में से विस्मयादि वाक्य का चयन कीजिए। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। आजकल वह एक भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है। कितना रमणीय दृश्य है। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कितना रमणीय जो दृश्य है, यानी इसमें ये वाला चिन्ह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है साधारण धर्म व वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक या अनुप्रास। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुद्वारा कपाल मोचन, क्योंकि यहाँ पर मेला भी भरता है। नेक्स्ट है, और ये यमुनानगर के बिलासपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद या जींद। राइट आंसर है ऑप्शन सी फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार, गुरुग्राम, अंबाला या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम, यानी इसे पहले गुड़गांव भी कहा जाता था। डोला महल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? कनीना, भून रायण, मेडोली या लाखन माजरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी लाखन माजरा, क्योंकि इस प्रश्न से दो प्रश्न बन जाते हैं। एक तो डोला महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर की, और ये कहाँ मनाया जाता है? लाखन माजरा। और या फिर इस तरह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि लाखन माजरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, और यह लाखन माजरा में किस गुरु क्या। यानी एक क्वेश्चन से ही 5, 4, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संदीप सिंह हॉकी से, गीतिका जाखड़ एथलेटिक्स, जिंदगी राम कुश्ती, बहादुर सिंह गोला फेंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़ किस खेल से संबंधित है? हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, करनाल के पूर्व सांसद स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा भारत के किस प्रमुख हिंदी दैनिक के निदेशक व संपादक थे? आर्यव्रत, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब केसरी के। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के 14वीं विधानसभा का स्पीकर किन्हें चुना गया है? 14वीं पूछा गया है। नैना चौटाला, ज्ञानचंद गुप्ता, डॉक्टर बनवारी लाल, मनीष ग्रोवर। राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है? 2, 5, 7 या 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? नीलोखेड़ी करनाल, जगाधरी, सोनीपत, अग्रोहा। राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलोखेड़ी करनाल में है। 2 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का शुभारंभ
हरियाणा में कहाँ से किया गया? हिसार, जींद, जगाधरी या करनाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10.2%, 20.2%, 15.2%, 25.2%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 20.2%। 2016 में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है? पगड़ी, सतरंगी, चंद्रावल या लाडो? राइट आंसर है ऑप्शन बी सतरंगी। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? 2006, 2010, 2011 या 2016? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2010 को। हरियाणा में किस वर्ष को मजदूर किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया? 2009, 2004, 2016 या 2008? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2009 को। लाडली योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की थी? 2014 में, 12, 5 या फिर 2006 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हो गई थी? 1 जनवरी 2011, 6 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2011। नेक्स्ट, आपको हर एग्ज़ाम में अभयारण्य से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। बीरबारा वन अभयारण्य किस जिले में है? जिंद, कैथल, भिवानी या रोहतक? राइट आंसर है ऑप्शन ए जिंद। हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? 2003-4 में, 2004-5 में, 2005-6 में, 2008-9 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005-6 में। हरियाणा में KAP का परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 24 अप्रैल 2014, 2015, 2016? क्योंकि ईयर सेम रहेगा, ईयर पूछा गया है, मंथ सेम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल 2015 को। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? पानीपत, सोनीपत, करनाल या रोहतक? राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहतक से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नेता को यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला या देवेंद्र बबली? राइट आंसर है ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछा गया है। करनाल, रोहतक, जींद या कुरुक्षेत्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी जींद, क्योंकि जयंती देवी के मंदिर के नाम से ही जींद का नाम जयंतीपुर और जींद पड़ा है। नेक्स्ट है गांधी जयंती, दिस इज ये तो है 2 अक्टूबर 2020 के अवसर पर लॉन्च की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कितने गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया है? 242 गांव तथा 3 शहर,
200 गांव तथा 3 शहर, 101 गांव तथा 12 शहर, 51 गांव तथा 2 शहर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 242 गांव और 3 शहर। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये 3 शहर हैं कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। KMP की योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? HSIID, HAFED, HPGCIL या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए HSIID। सो आप इनको लिख के भी देख सकते हैं, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार इंग्लिश को हिंदी में देख के। हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या गाजियाबाद? राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरठ, क्योंकि जो क्रांति है जिसे 1857 की क्रांति, उसमें हरियाणा का बहुत योगदान रहा है, तो उससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने शुरू किया था? दुर्योधन, सुदास, कर्ण या लक्ष्मण? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदास। तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ये। किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा? सन है यहाँ पर वर्ष 1757 से 58, 1857 से 58 तक, 1756 से 57 तक, 1867 से 68 तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1756 से 1757 तक। नेक्स्ट है समुद्रगुप्तकालीन सिक्के किस स्थान पर पाए गए? बरवाड़ा, अग्रोहा, मिताथल या जगाधरी? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिताथल। कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? 1950 में, 1955 में, 1965 में या 1978 में? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्लेट पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी में किस स्थान पर मिलता है? गुरुग्राम, कुंड, महेंद्रगढ़ या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंड। और ये थी हमारे आज की क्लास, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अपनी अगली वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।